वज्रपुरी गांव का जयराम महापरोपकारी व्यक्ति था। जो भी उससे मांगने आता था वे उसे कभी निराश नहीं करता था। कुछ न कुछ देकर ही उन्हें भेजता था। वे गरीबों की तकलीफों से भली भांति परिचित था, क्योंकि पहले वे भी बहुत गरीब था। अपनी मेहनत के बल पर उसने बहुत धन कमाया। उसने अपनी जिंदगी एक पंसारी की दुकान से शुरू की। अब वह वज्रपुरी गांव के धनवानों में से एक धनवान व्यक्ति था। इंद्र भवन के जैसे ही अब उसका भी एक भवन था। उसके 3 बेटे थे, शशि, हेमंत और बसंत। तीनों विवाहित थे और वे 3 प्रकार के व्यापारों को पिता की ही तरह बड़ी दक्षता के साथ संभाल रहे थे। जैसे जैसे जयराम की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे बेटों को जायदाद सौंपने की इच्छा उसमें बल पकड़ती गई। जायदाद का बंटवारा करके वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता था। एक दिन उसने अपने परम मित्र निपुण को बुलाया और उससे अपने मन की बात कही। दोनों ने आपस में चर्चा की और निर्णय किया कि घर को छोड़कर बाकी जायदाद समान रूप से तीनों भाइयों में बांट दी जाए। जयराम को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि घर को 3 भागों में विभाजित किया जाए। वे कहता है, मेरा घर अन्नपूर्णा की तरह है। हर दिन कम से कम 4-5 लोगों को यहाँ आतिथ्य मिलता है। मेरा आशय है कि मैं रहूं या ना रहूं, इस घर में ये परंपरा बनी रहे। निपुण ने जयराम से कहा, अगर यही करना चाहते हो तो संभव है भाइयों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो, स्वार्थ उनमें बढ़ जाए। वे अपने मित्र से कहता है, इस बारे में खूब सोचना तब निर्णय लेना। मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारी परंपरा को कायम रखे उसी को ये घर दिया जाए। तुमसे सलाह मांगने का मेरा यही उद्देश्य है। पूरी जायदाद मैंने खुद कमाई है, बंटवारा मेरी इच्छा के अनुसार ही होगा, किंतु मैं नहीं चाहता कि इस वजह से भाइयों में वैर बढ़े और वे एक दूसरे के शत्रु बन जाएं। मैं तो चाहता हूँ कि तीनों एक साथ इस घर में ही रहें और मिलजुल कर रहें। ये जरूरी है कि यह घर उसी को सौंपा जाए जो परोपकारी हो। इन तीनों में से कौन परोपकारी है, इसका निर्णय करना अब तुम्हारे हाथ में है मित्र। इस विषय में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। जयराम ने अपने मन की बात स्पष्ट शब्दों में अपने मित्र निपुण से कह डाली। निपुण के लिए इस समस्या का समाधान करना परीक्षा बन गई। उसने कहा, तुम्हारे तीनों बेटे अच्छे हैं, वे किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते। उनमें से किसी एक को इसके लिए चुनना कठिन काम है। इसी बात को लेकर वे सोचते हुए घर गया। 3 दिनों तक सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। उसने तुरंत जयराम को यह उपाय बताया। जयराम के हाँ कहने के बाद उसने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। निपुण ने सबसे पहले जयराम के बड़े बेटे शशि को बुलाया और कहा, बेटा तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। हाल ही में हिमालय से आए एक तपस्वी अपने साथ अद्भुत महिमावान 4 फल ले आए। उन्हें खाने से अश्विनी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, हमेशा स्वस्थ रहोगे और कुबेर के पास जितना धन है उतना धन तुम्हें मिलेगा। मैंने अपने तीनों बच्चों को 3 फल दे दिए और अब एक ही बच गया है। मैं और तुम्हारे पिता ऐहिक बंधनों से विमुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसे तुम ले लो। अभी मेरे ही समक्ष इसे खाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये सुनते ही शशि की आंखें आनंद से चमक उठी। उसने कहा, मामा जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। कहते हुए उसने निपुण से वह फल ले लिया और पूरा फल वहीं खा गया और बड़े ही आनंद के साथ घर जाने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद निपुण ने बसंत को बुलवाया और वही बात दोहराई जो शशि से कही थी। यह जानकर बड़ी खुशी हुई मामा जी, परंतु इतने महिमावान फल को मैं अकेले नहीं खा सकता। यह फल मेरे बड़े और छोटे भाई को दीजिए। हम तीनों में यह फल बांटना चाहते हो तो इसे हम तीनों में समान रूप से बांटिए। तीनों मिलकर खाएंगे। स्वस्थ और ऐश्वर्य आखिर सभी को चाहिए ना। बसंत ने ऐसा कहा। हाँ कहकर निपुण ने उसे भेज दिया। अब तीसरे बेटे हेमंत की बारी आई। निपुण की बातें सुनकर वे खुशी से झूम उठा। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि कैसे आपका आभार जताऊं, पर मेरी एक इच्छा है
निपुण ने पूछा, कहो तुम्हारी वह क्या इच्छा है? मेरी पत्नी संतान के साथ स्वस्थ हो, उन्हें ऐश्वर्य प्राप्त हो, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई आनंद नहीं है। आप मान जाएं तो मैं उन्हें चुपचाप बुला ले आऊंगा। हम सब उस फल को मिलकर खाएंगे। कहिए मैं क्या करूं? निपुण ने हाँ कहकर उसे भेज दिया। इसके 2 दिनों के बाद निपुण ने जयराम को अपने घर बुलाया और कहा, घर की पूरी जिम्मेदारी बसंत को सौंप देना। जैसे तुम्हारी चाह है, लोग तुम्हारे परोपकार के गुण को शाश्वत रूप से याद रखेंगे। घर का मान रहेगा। जयराम ने निपुण से पूछा, तुम कैसे इस निर्णय पर पहुँचे? निपुण ने जो हुआ सब विस्तार बताया और उसे कहा, निसंदेह तुम्हारे तीनों बेटे अच्छे हैं, परंतु तुम्हारा बड़ा बेटा शशि अपने ही बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में वे सोचता ही नहीं। तीसरा बेटा हेमंत अपनी पत्नी व संतान को लेकर ही सोचता है, वहीं तक उसकी सोच व दृष्टि सीमित है। वे भी दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहता। अब रही तुम्हारे दूसरे बेटे बसंत की बात, वही एकमात्र है जो अपने और अपने परिवार के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण चाहता है। उसकी दृष्टि विशाल है, उसकी सोचने की पद्धति अनोखी है। वे भी तुम्हारी ही तरह परोपकार को परमार्थ मानता है। बसंत ही तुम्हारा योग्य वारिस है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने घर की जिम्मेदारियां उसे सौंप सकते हो। तुम्हारा आशय भी पूरा होगा और तुम्हारे परिवार की मर्यादा सदा बनी रहेगी। मैंने जो फल उन्हें दिए वे मेरे घर के पिछवाड़े के पेड़ों के मीठे फल मात्र थे। मुस्कुराते हुए निपुण ने जयराम से कहा, बड़ी ही सूझबूझ से तुमने मेरी समस्या का हल किया, इसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। आभार जताकर जयराम वहां से चला गया। थोड़े दिनों के बाद जयराम ने अपने बेटों को जो व्यापार वे करते थे उन्हें करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। शेष अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में शशि और हेमंत को समान रूप से बांट दी। घर और घर की जिम्मेदारी बसंत को सौंप दी। अपने पिता के आशयों के अनुरूप ही चलते हुए सब बेटों ने पिता का नाम रोशन किया। धन्यवाद। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान के पास बैलों की जोड़ी और कई खिड़कियों वाले मकान के साथ साथ भुट्टों का एक खेत भी था। खेती बाड़ी के दिनों में वह बड़े गर्व से अपने खेतों की ओर निहारता और तपती दोपहर में पके हुए भुट्टों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। एक साल ऐसा भी आया जब किसान ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में कोई चोर उसके खेतों में आता और रातों रात कुछ भुट्टे चुराकर ले जाता। किसान के 3 लड़के थे। उसके दोनों बड़े लड़के बड़े घमंडी थे, लेकिन छोटा लड़का सीधा साधा और दयालु था। एक दिन किसान ने अपने तीनों लड़कों को बुलाकर कहा, तुम तीनों में से जो भी चोर को पकड़कर लाएगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सबसे पहले बड़े लड़के ने अपनी किस्मत आजमानी चाही। रात के धुंधलके में वह अपनी खाट से उठा और कंधे पर बंदूक रखकर सिर पर एक गोलाकार टोपी पहने खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह उनींदी आंखों से उबासियां लेता, ठोकरे खाता चलता रहा। एक कुएं के पास पहुंचकर उसे थोड़ा आराम करने की सूझी। उसने अपनी आंखें टोपी से ढक ली और खर्टी भरने लगा। कुछ ही क्षणों बाद एक मेंढक के टर्राने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा तो पाया कि एक मेंढक उसके करीब आकर बैठ गया है। मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ले चलो, मेंढक टर्राया। मैं तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करूंगा। लेकिन बड़ा लड़का डपट कर बोला, जा जा, तू इतना सा मेंढक मेरी क्या मदद करेगा। इतना कहकर उसने मेंढक को उठाकर कुएं में फेंक दिया। फिर वह अपने खेतों की तरफ बढ़ चला। उसने भरसक कोशिश की कि बाकी रात वह आंखों ही में काट दे, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें मुंद गई और उसे नींद आ गई। सुबह जब सूरज उगा तो उसने देखा
कि कुछ भुट्टे चोर ले गया है और इस तरह बड़े लड़के को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। अब मंझले लड़के को अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। वह भी कंधे पर बंदूक रख खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी। पानी का बर्तन कुएं में डालकर उसने पानी निकाला तो साथ में वह मेंढक भी निकल आया। बाहर आकर मेंढक ने मंझले लड़के को भी यही कहा, मुझे अपने साथ खेतों में ले चलो, चोर पकड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और यह कहकर मेंढक ने अपनी टर टर का संगीत छेड़ दिया। मंझला लड़का इस आवाज से बड़ा परेशान हो गया। वह मेंढक को डांटते हुए बोला, अपनी ये कर्कश आवाज बंद करो। मेंढक टर्राता रहा। मंझला लड़का पानी पीकर आगे बढ़ गया। वह भी खेत के एक कोने में बैठकर चोर की प्रतीक्षा करने लगा, पर उसको भी निराशा ही हाथ लगी। मंझला भाई भी असफल रहा तो सबसे छोटे लड़के ने कहा, अब भाग्य आजमाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। उसके दोनों बड़े भाई इस बात पर खूब हंसे और गर्व से कहा, तुम अपने जाने की बात कहने का साहस कैसे कर सके, जबकि हम दोनों ही वहां असफल हुए हैं। आखिर तीसरी रात सबसे छोटा लड़का चल पड़ा। उसने भी अपने भाइयों की तरह बंदूक कांधे पर लटकाई, कुछ खाने पीने का सामान साथ ले लिया और खेतों की ओर चल पड़ा। कुएं के पास आकर उसने अपने झोले में से कुछ निकालकर खाया। उसे भी अपने पाँव के पास वही मेंढक टर्राता हुआ मिला। उसने बड़े गौर से मेंढक की तरफ देखा। कहो दोस्त, कैसे हो? और पूछा, कुछ खाओगे? मेरे पास स्वादिष्ट चीजें हैं। मेंढक ने उसकी दी हुई कुछ चीजें खाई और जब वे खाकर उठा तो मेंढक बोला, मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ले चलो, मैं तुम्हें चोर पकड़ने में मदद करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसके बाद मेंढक ने लड़के से कहा, तुम कुएं की तरफ थोड़ा झुककर किसी भी चीज की कामना करो। कुएं में जादू का एक पत्थर है जिसके प्रभाव से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लड़के ने कुएं की तरफ झुककर कहा, मेरी कामना है कि मैं उस चोर को पकड़ूं जो रोज हमारे खेत के भुट्टे नष्ट कर जाता है, किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूं और किसी ऐसे शानदार घर में रहूं जिसमें कई कई खिड़कियां हो। इसके बाद वे दोनों साथ साथ खेतों की तरफ चल पड़े। अभी कुछ ही देर हुई थी कि छोटे भाई को अचानक किसी चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई पड़ी। एक बहुत बड़ी चिड़िया आकाश से खेतों में उतर रही थी। चांदनी रात में चिड़िया के पंख सोने की तरह चमक रहे थे। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा, तो यही है भुट्टा चोर, और निशाना बनाकर वह गोली दागने को ही था कि मेंढक जोर से टर्राया। नहीं नहीं, उसे गोली मत मारो, ऐसा करने से तुम अपनी सुंदर पत्नी को खो बैठोगे। भुट्टे खा लेने के बाद वह चिड़िया उनके ऊपर से उड़ने लगी तो बहुत ही लुभावने स्वर में वह गाने लगी। उसके गाने का अर्थ था कि वह सचमुच में कोई चिड़िया नहीं है, वह तो केवल किसी जादूगर के शाप से लड़की से चिड़िया बन गई थी। इंसान होने के नाते उसे खाने को तो कुछ चाहिए ही, इसलिए वह रोज इस खेत में भुट्टे चुराकर खाने आती थी। अब मेंढक के गाने की बारी थी। अपना गला साफ करके जब वह गाने लगा तो लड़के ने देखा कि चिड़िया के पंख धीरे धीरे झड़ने लगे हैं। कुछ ही क्षणों में वह चिड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। मेंढक बोला, यही वो खूबसूरत लड़की है जिसकी तुमने कामना की थी। छोटे लड़के ने उस लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया और तीनों घर की तरफ चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उसने देखा कि उसके पिता के घर के पास में ही कई खिड़कियों वाला एक सुंदर और आलीशान महल खड़ा था। मेंढक ने कहा, यही वो आलीशान मकान है जिसकी तुमने कामना की थी। छोटे लड़के ने अपने पिता को जब यह रोमांचकारी कहानी बताई तो वह भी हैरान रह गए।
छोटे भाई की सफलता देखकर दोनों बड़े भाइयों के मुंह से निकल गया, काश हमने भी मेंढक की बात को महत्व दिया होता। लेकिन उनका बाप बहुत खुश था कि सबसे छोटे लड़के ने आखिर भुट्टों के चोर का पता लगा ही लिया। अपने वचन के अनुसार उसने छोटे लड़के को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उस दिन के बाद वह लड़का, उसकी खूबसूरत पत्नी और मित्र मेंढक उस आलीशान भवन में खुशी से दिन गुजारने लगे। धन्यवाद।